हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज धनतेरस है, कल दिवाली है, छोटी दिवाली, और डे आफ्टर टुमारो मेन दिवाली है, बड़ी दिवाली कहते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी दिवाली का दिन बहुत अच्छा जाए, पूरा साल अच्छा जाए, और खुशियों की बरसात हो, और धन की भी बरसात हो। इन सब चीज़ों के साथ में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो हर तरीके से जो कुछ भी अच्छा आप कर सकते हो, आप वो अच्छा करो, और भगवान आपको आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करने में यहाँ पर मदद करें, सहयोग करें, आशीर्वाद दें, और आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो। सो आज की वीडियो अगेन धन की बरसात वीडियो है। दिस इज द फोर्थ दिवाली जब हम धन की बरसात वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले एक्विटास होल्डिंग की बनाई थी, उसने बहुत अच्छे गेंस दिए थे। उसके बाद में मिर्जा इंटरनेशनल क्या हमने वीडियो बनाया था, उसने उससे भी ज़्यादा अच्छे गेंस दिए थे। और लास्ट दिवाली को हमने 2 स्टॉक्स डिस्कस किए थे। एक लक्स इंडस्ट्रीज था, और दूसरा नालवा सन्स था, यानी कि NSIL, नालवा सन्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो नालवा सन्स ने तो थोड़ा बहुत गेन दिया भी, मीन्स 20-30% का गेन दिया। लेकिन लक्स इंडस्ट्रीज लास्ट वाले प्राइस से जब हमने वीडियो बनाई थी तब से 20% डाउन है। तो इससे एक बात हमेशा समझ में रहनी चाहिए, वो ये वेल प्रूवन भी है कि हमेशा कोई भी स्टॉक अगर डिस्कस किया जाए तो उस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो विद इन 1 ईयर, विद इन 6 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स जो रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं वो मिल ही जाए। स्टॉक मार्केट में दो चीजें कभी भी अपने कंट्रोल में नहीं रहती, एक होल्डिंग पीरियड, दूसरा वॉलेटिलिटी। होल्डिंग पीरियड का मतलब है कि टारगेट अचीव होने में कितना टाइम लगेगा, एंड दूसरा वॉलेटिलिटी का मतलब है कि खरीदने के बाद में सीधा ऊपर जाएगा या पहले नीचे जाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो इस बात का कुछ नहीं पता होता। जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नालवा सन्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एंड लक्स इंडस्ट्रीज की, जो लास्ट ईयर के दिवाली के हमने स्टडी की थी 2 स्टॉक्स की, तो ऐसा नहीं है कि दोनों कंपनीज में कोई प्रॉब्लम है। दोनों कंपनीज अभी भी अच्छी हैं, और अगर उनको बेचने का मन नहीं है तो उनको टारगेट तक हमें रखना चाहिए। तो टारगेट तक जब हम रखने की बात करते हैं तो ये हमारी खुद की कन्विक्शन भी होनी चाहिए कि जैसा जैसे वीडियो में स्टडी किया गया उन सब बातों से आप कितना सहमत हैं। जितना आप सहमत हैं, सहमत होने के बाद ही उसमें पैसा लगना चाहिए, क्योंकि कन्विक्शन आपकी है, पैसा आपका है। जो फल मिलेगा उसका वो भी आप ही को मिलेगा। तो मेरा पर्पस यहाँ पर स्टडी करना है, आपको समझाना है, और एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे स्टॉक को स्टडी करना है जहां पर शायद पोटेंशियल मुझे ज्यादा नजर आता है। लेकिन अगेन जैसे लास्ट दिवाली पिक के ऊपर हुआ, दैट देयर वाज नो रिटर्न। अगर दोनों में इक्वल इक्वल पैसा भी लगाया जाए तो एक में जितना कम हुआ दूसरे में उतना ज्यादा हुआ, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन करें तो ऑलमोस्ट 0 रिटर्न है। तो इस बात के लिए तैयार अभी भी रह सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट ओवरऑल नहीं चली तो कुछ नहीं चलता। लेकिन लक्स इंडस्ट्रीज और नालवा सन्स पे मैं अभी भी बुलिश हूं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज का जो स्टॉक है वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली बात मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो स्टॉक है, स्टॉक काफी ऊपर से नीचे आया, और स्टॉक ने जो हाई बनाया था, स्टॉक का हाई था लगभग 1438। अब 1438 स्टॉक प्राइस होना, 1440 का स्टॉक प्राइस होना, और उसके बाद में लगातार नीचे गिरता जाना, और स्टॉक का जो लो बना दैट वाज ऑलमोस्ट 80 रुपीज। अब 1440 से 82 आना, और वो भी एक लगातार गिरावट में। तो ये सेम वही पीरियड है जब सेम चीजें हमारी DHFL के साथ हुई थी। DHFL और इंडिया बुल्स एक साथ पिक्चर में आए थे, लेकिन DHFL में यहाँ पर फ्रॉड थे, बड़े फ्रॉड थे। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में डाउट्स थे कि चीजें अच्छी नहीं हैं। तो DHFL में जहां पर लॉस आने शुरू हुए, अगर हम इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करने लगे, तो यहां पर अभी तक कोई भी साल ऐसा नहीं गया जब कंपनी ने लॉस बुक किया हो किसी भी सिचुएशन में। लास्ट 10 ईयर की ये हिस्ट्री है, कभी भी लॉस नहीं दिखाया, हमेशा गेन्स रहे। और अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की भी बात करने लगे तो जो लास्ट 12 क्वार्टर्स के यहाँ पर नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो हर साल यहाँ पर प्रॉफिट में ही रही। तो किसी भी तरह की यहाँ पर दिक्कत नजर नहीं आती। ओनली पॉइंट जो अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो 2019 तक यहाँ पर ग्रोथ नजर आई रेवेन्यू से, और यहाँ पर नेट प्रॉफिटेबिलिटी से भी। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर रेवेन्यू भी कम होती गई और यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी कम होता गया। अब पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू क्यों कम हुए, जो प्रॉब्लम थी वो क्या प्रॉब्लम थी, आज की डेट में वो प्रॉब्लम है क्या, और अगर नहीं है तो यहां से क्या नजर आता है।
ये 3 टाइम्स इन 3 इयर्स जो हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस की हुई है, जो हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों में ही हमने यूट्यूब पर वीडियोस पब्लिश की हुई हैं। प्लेलिस्ट है जो अपना पहले पेड ऑनलाइन कोर्स होता था, जो फ्री में यहाँ पर अपलोड किया गया सबके लिए, कि जो लोग 15,000 प्लस जीएसटी पे नहीं कर पा रहे हैं वो भी यहाँ पर उस कोर्स को कर सकें और सभी अच्छे तरीके से कर सकें। तो 3 टाइम्स इन 3 इयर्स स्ट्रेटजी दोनों ही वीडियोस में वहां पर बताई गई है, अच्छे से समझाई गई है। 3 आवर्स का पूरा सेशन लिया गया था इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को समझाने के लिए। तो दोबारा से उन वीडियोस को देखना, प्लेलिस्ट में जाना। जो पेड ऑनलाइन कोर्स है, हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों में ही समझाया गया है। जिस लैंग्वेज में भी आप ज्यादा कंफर्टेबल हो उनमें आप देख सकते हो। अब यहाँ पर ये बड़ी सी गिरावट आई इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में, और गिरावट के क्या रीजन थे? गिरावट के रीजन थे यहाँ पर मैनेजमेंट का, प्रमोटर्स का एक बैड रेपुटेशन में आ जाना, और बैड रेपुटेशन में आने के बाद में जल्दी से कंपनी उस पर्टिकुलर बैड इमेज से नहीं निकल पाती। उससे बैड इमेज से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि लगातार प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जाए। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अगर उन्होंने बढ़ानी ही होती, यानी कि कुछ ना कुछ फिशी नहीं होता, तो शायद बैड इमेज नहीं आती, और यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं आरबीआई की तरफ से भी उनको स्टेक सेल की बातें नहीं की जाती। तो यहाँ पर समीर गहलोत जो प्रमोटर थे उनको कंपनी से हिस्सेदारी बेचने के लिए कहा गया था, और आज की डेट में उनकी हिस्सेदारी प्रमोटर्स की 0 है। तो यहाँ पर 0% आप देख सकते हो, पहले 21% थी, उससे पहले और भी ज्यादा रही होगी। अगर हम यहाँ पर ईयरली रिजल्ट्स देखें तो यहाँ पर 23% हिस्सेदारी थी, उसके बाद में 23 रही, फिर 21.66 हुई, फिर 23.09 हो गई। तो 2022 में सेम थी। 2020 यहाँ पर 2020 में 21% हिस्सेदारी, फिर उसके बाद में 9.72, उसके बाद में यहाँ पर 0%, और जो यहाँ पर अदर्स में आपको दिखाया गया है 4.88% हिस्सेदारी, ये बेसिकली इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट था, उसकी भी हिस्सेदारी यहाँ पर खत्म कर दी गई, सिर्फ 1.75% बची है 4.88% से। तो जो प्रोमोटर्स थे, यानी कि जो प्रॉब्लम कंपनी में कही जाती थी, वो कंपनी की प्रॉब्लम खत्म हो गई। उसके बाद में यहाँ पर एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी वापस से बढ़ानी शुरू की, 18.31% से बढ़ाकर 18.53, एंड उसके बाद में 22.37%। डीआईआई ने भी यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ानी शुरू की, 13% से 16.12 एंड 16.08 सेम रही, और यहाँ पर पब्लिक के पास हिस्सेदारी कम हो गई, 63% से 60% एंड देन 59.81%। यहाँ पर हम डिटेल में जाएं तो यहाँ पर भी कुछ बड़े लोगों ने यहाँ हिस्सेदारी परचेज की, जैसे एक ब्रोकिंग कंपनी ने हिस्सेदारी परचेज की, और जो इनस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, बेसिकली ये प्रोमोटर ग्रुप का पार्ट था। अगर आप यहाँ पर देखो, इनस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, पहले यहाँ पर इसको प्रोमोटर ग्रुप में दिखाया गया था, उसके बाद में इसको प्रोमोटर ग्रुप से निकाला गया, इसको रिटेल पब्लिक में डाला गया, और अभी इसकी हिस्सेदारी 0 कर दी गई। यानी कि जो यहाँ पर प्रॉब्लम थी कंपनी में, हिस्सेदारी जो शेयर होल्डर्स के पास थी, शेयर होल्डर्स यहाँ पर किसी भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी हिस्सेदारी को 0 कर चुके हैं। नाउ दिस कंपनी इज जस्ट लाइक एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पर शेयर होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पर कोई भी प्रमोटर नहीं है आज की डेट में। ये इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन कंपनी है। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि ये अभी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसी सिचुएशन है, तो आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप जाकर देखोगे और यहाँ पर इन्वेस्टर्स में जाकर देखोगे तो प्रोमोटर्स यहाँ पर 0 है, प्रमोटर कोई नहीं है, एफआईआई, डीआईआई एंड पब्लिक है। सेम ही सिचुएशन हमें अब एचडीएफसी बैंक में नजर आती है आफ्टर मर्जर ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ पर प्रमोटर की हिस्सेदारी अभी 0 है, और सारा का सारा यहाँ पर एफआईआई और डीआईआई के पास है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की है, ये अच्छी बात है। नाउ पॉइंट ये आता है कि यहाँ इसका रेवेन्यू क्यों कम हुआ और यहाँ पर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्यों कम हुई। तो अगर हम रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो एक बार बैलेंस शीट में जाते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि जो लोन इन्होंने लिया हुआ था, क्योंकि ये एनबीएफसी कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का जो मेन काम होता है लोन लेकर लोन देना होता है। तो जो अदर एसेट्स हैं वो बेसिकली इन्होंने लोन दिया हुआ है, और जो बोरोइंग है वो इन्होंने लोन लिया हुआ है। तो जैसे बैंकिंग कंपनी का क्या काम है कि हमारा जो फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट के रूप में उनके पास पैसा जाता है, उसी को वो हाउस लोन या फिर कार लोन, पर्सनल लोन या फिर जो भी कॉर्पोरेट लोन है उस रूप में देते हैं, और इसके बीच का जो मार्जिन है उसको अपना प्रॉफिट बनाते हैं। यानी कि हमसे फिक्स डिपॉजिट पर 6% पर पैसा लिया और हाउसिंग फाइनेंस पर 7% या 8% के रूप में दे दिया, जो बीच का मार्जिन है वही इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है। सेम ही काम यहां पर किया जाता है।
तो जब यहाँ पर कंपनी को प्रॉब्लम थोड़ी सी नजर आई, तो यहाँ सीधा सीधा बोला गया कि प्रोमोटर्स को यहां से एग्जिट करना है, और जब तक प्रोमोटर यहां से एग्जिट नहीं करते, कंपनी एग्रेसिव रूप में कोई बिजनेस नहीं करेगी। और जो लोन है, जो होलसेल बिजनेस है, इनका होलसेल बिजनेस इस तरह का होता है। देखो, दो तरीके एनबीएफसी के बिजनेस होते हैं, एक होलसेल बिजनेस होता है, एक रिटेल बिजनेस होता है। होलसेल बिजनेस वो होता है कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो बिल्डर है उसी का फाइनेंस कर दिया। और रिटेल बिजनेस ये होता है कि उसका फ्लैट जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने परचेज किया, उस फ्लैट को यहां पर फाइनेंस किया गया। तो जो प्रॉब्लम ज्यादा आती है वो पूरा प्रोजेक्ट फाइनेंस करने में आती है, क्योंकि वहां पर प्रोजेक्ट के बेकार होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और वो इनिशियल स्टेज में ही यहां पर फाइनेंस किया जाता है। जबकि जो अपना रिटेल वाला बिजनेस है, रिटेल वाले बिजनेस में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। बिल्डर अच्छा चूज करें, उसकी अप्रूवल दें, और रिटेलर्स के फाइनेंशियल स्टेटस के बेस पर उसको लोन दिया जाए, तो यहाँ पर पैसा यहाँ पर बैड डेट होने के चांसेस कम होते हैं, और थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहता है, एनपीए नहीं बन पाता। तो यहाँ पर जितना बैड डेट जो होलसेल बिजनेस था उसको इन्होंने रिपे करना शुरू किया, और न्यू होलसेल बिजनेस को ये फाइनेंस नहीं कर रहे थे। अब जैसे यहाँ पर ये कम होता गया, ये लोन रिपे करते गए, और इन्होंने नया लोन नहीं लिया, और जिसकी वजह से इनका बोरोइंग कम हुआ। बोरोइंग कम होगी तो इनकी लोन बुक भी कम हो जाएगी, और लोन बुक भी धीरे धीरे कम होती गई। अब यहाँ पर लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो भी ये टाइम लगा, इसमें जो अपना पैसा था वो लगातार बढ़ता गया। जो रिजर्व है वो 14,000 करोड़ से बढ़ते हुए 17,000 करोड़ हुआ। क्यों? क्योंकि कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है। कंपनी का प्रॉफिट कम होता गया, उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि यहां पर अगर बोरोइंग कम हो जाएगी तो यहां लोन कम दिया जाएगा, और लोन कम दिया जाएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। और आप यहां पर साफ साफ देख सकते हो कि जिस रेशो में यहां पर बोरोइंग कम हुई, हाफ रह गई बोरोइंग, सेम ही रेशो में यहां पर इनका लोन बुक कम हुआ, हाफ रह गया। उसी रेशो में इनकी यहां पर रेवेन्यू हाफ रह गई, और रेवेन्यू हाफ रहने से कभी भी नेट प्रॉफिट हाफ नहीं होता, नेट प्रॉफिट और ज्यादा गिरता है। और रेवेन्यू के डबल होने से नेट प्रॉफिट डबल नहीं होता, उससे ज्यादा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट से अलग खर्चे हैं, जो एम्प्लॉइज के खर्चे हैं, जो ऑफिस के खर्चे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं, वो सारे सेम रहते हैं। उनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता लोन बुक बढ़ने या कम होने से। तो ये एक समझने वाली बात है कि यहां से जब वापस से लोन बुक बढ़ेगी, ये वापस से अपने बिजनेस को ग्रो करना शुरू करेंगे, तो नेट प्रॉफिट सेम रेशो में नहीं बढ़ेगा, बल्कि उससे ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा। इस चीज को हम वापस से पहले भी देख सकते हैं, जब हम बैलेंस शीट में जाते हैं कि 1,11,000 करोड़ का यहां पर 2 इयर्स के अंदर अंदर, यानी कि 2016 से 18 के अंदर अंदर यहां पर बोरोइंग को डबल कर दिया गया, जिसकी वजह से इनकी लोन बुक डबल हो गई 16 से 18 में। तो 16 से 18 का अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो गया, एक अच्छी खासी उसमें बढ़त आई। जबकि यहां पर रेवेन्यू उतनी नहीं बढ़ी, उससे ज्यादा स्पीड से यहां पर नेट प्रॉफिट बढ़ा। सेम चीज वापस से होती हुई नजर आएगी। अब यहां पर दो तीन चीजें और इंपॉर्टेंट है कि जो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, उसका जो नेम एक बैड नेम बन चुका है। कंपनी हैज डिसाइडेड टू चेंज द नेम ऑल्सो। कंपनी अब इसका नाम चेंज करने वाली है, और इसका नाम सम्मान कैपिटल के नाम से रखा जाएगा। और ये प्रॉपरली बिजनेस लाइन में भी खबर छपी हुई है, इंडियाबुल और इकोनॉमिक टाइम्स में भी छपी हुई है। इंडियाबुल्स टू बी रीनेम्ड एज सम्मान कैपिटल। और एक और जो इसमें बदलाव आ रहा है वो ये कि जो हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो इसके ऊपर टैग है, यानी कि जो ये अभी सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसको चेंज करके इसको एनबीएफसी कंपनी का लाइसेंस ये ले रहे हैं। यानी कि आगे चल के अगर ये कंज्यूमर फाइनेंस में भी आना चाहेंगे, ये आप व्हीकल लोन्स में भी आना चाहेंगे, या किसी भी तरह के और लोन में आना चाहेंगे, तो ये आ सकते हैं। ये प्रॉपर एनबीएफसी बन रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेशन नहीं होगा, इनके पास प्रॉपर एनबीएफसी का सर्टिफिकेशन होगा। यानी कि कुछ भी फाइनेंस कर सकते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस यहां पर फाइनेंस करता है, जैसे जियो फाइनेंशियल यहां पर आ रहा है, और जैसे यहां पर बाकी भी कुछ कंपनीज हैं। तो ये पूरा का पूरा रीस्ट्रक्चर हो जाएगा। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नाम बदल जाएगा, यहां से हट जाएगा, सम्मान कैपिटल आ जाएगा। और सम्मान कैपिटल आने के बाद में जब यहां से फिर वो रैली शुरू होगी, पीपल विल फॉरगेट एंड एवरीथिंग। एक साल के अंदर अंदर सब कुछ बदल जाएगा, सब भूल जाएंगे कि इसका नाम क्या था, पहले क्या हुआ करता था, अभी क्या होता है।
किसी को याद नहीं रहेगा। और उसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन भी है कि कंपनी वापस से ट्रैक पर कैसे आएगी। कंपनी को वापस ट्रैक पर आने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि जो बोरोइंग यहां पर इन्होंने कम कर दी है, वापस से बोरोइंग को लेकर आना है, और जैसे ही वापस से बोरोइंग आएगी, जो इनका नेट प्रॉफिट 4000 करोड़ रुपीस तक पहुंचा था वो वापस से ट्रैक पर होगा। और 4000 करोड़ रुपीस 1 ईयर के नेट प्रॉफिट का मतलब आज की डेट में समझते हो, वो एक्चुअल में पूरी कंपनी कितने की है आज की डेट में? पूरी कंपनी सिर्फ 8000 करोड़ की है। पूरी कंपनी 8000 करोड़ की, और अगर एक साल का नेट प्रॉफिट वापस से 4000 करोड़ होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 के पीई पर चल रही होगी, जो कि 2 की पीई पर सब कुछ ठीक होने के बाद में एक्चुअल में नहीं रहती, वो 10-12 के पीई पर बड़े आराम से जाती हैं, इवन उससे बहुत ऊपर जाती हैं। नाउ साथ में एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू इज 368, करंट प्राइस इज 168, यानी कि जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है दैट इज 0.46, बहुत ज्यादा कम है। जब कंपनी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, कंपनी अच्छा करने लगे, एफआईआईस के कंट्रोल में हो, डीआईएस के कंट्रोल में हो, यानी कि इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट हो, तो एनबीएफसी कंपनीज 3 और 4 के पीई रेशियो के बीच में यहां पर ट्रेड करती हैं। तो अगर 3 का पीई रेशियो यहां पर आता है तो 368 मल्टीप्लाई बाय 3, यहां पर पीई रेशियो नहीं, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, अगर 3 का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आता है तो 368 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 से ऊपर का प्राइस होता है स्टॉक का, जो अभी 167 है, 168 है। नाउ एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यहां पर मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, और इंटरव्यू में यहां पर नीचे काफी अच्छी सी बात लिखी थी कि कितने परसेंट यहां पर वापस से रिटर्न ऑन इक्विटी ये लोग लेकर आने वाले हैं, जो इनका फोकस है। सो बाय FY26, बाय FY26 का मतलब होता है यहां पर मार्च 2026, यानी कि 2.5 ईयर्स के अंदर अंदर कंपनी प्लान्स टू इंप्रूव इट्स रिटर्न ऑन इक्विटी टू 15%। अभी रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है, अब एक बार ये देखते हैं। अभी रिटर्न ऑन इक्विटी 6.62% है, और अगर ये 15% होती है तो यहां पर 15 डिवाइडेड बाय 6.62, ये हमारा 2.26 टाइम्स हो जाता है। और करंट में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसको 2.26 से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये तो अगले 2 इयर्स के अंदर अंदर ये बात कह रहे हैं कि यानी कि 2.26 को यहां पर मल्टीप्लाई किया जाए, 2.26 को, और जो आज की डेट में नेट प्रॉफिट है उससे, यानी कि ये नेट प्रॉफिट 2500 करोड़ का, तो 2 साल के अंदर अंदर ये लाने की बात करते हैं। और 2 साल के अंदर अगर ये नेट प्रॉफिट आता है तो 8000 करोड़ रुपीस की यहां पर मार्केट कैप होने से ये सिर्फ 3 के पीई पर आता है। और एक और बात मैं साथ में बताना चाहता हूं कि जब हम यहां पर 15% रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर रहे हैं तो ये कैलकुलेट कैसे होती है, बड़ा सिंपल है। जो शेयर कैपिटल है और जो रिजर्व है इसके ऊपर इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे जैसे अगले 2 साल में नेट प्रॉफिट यहां पर बढ़ेगा तो जो अपना पैसा है ये भी तो बढ़कर 19,000 करोड़ या 20,000 करोड़ होगा। तो 20,000 करोड़ रुपीस के ऊपर 15% कैलकुलेट करें तो 3,000 करोड़ रुपीस निकल कर आता है, 2.5 का पीई बैठता है। एनीवेज ये वापस से ग्रोथ में आ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में इन्होंने यहाँ पर जो रिटर्न ऑन एसेट्स है उसके बारे में भी बात की कि जो रिटर्न ऑन एसेट्स है दैट विल बी इंक्रीज टू 3%, यहां पर इन्होंने लिखा है फ्रॉम प्रेजेंट 1.7%। तो सारी चीजें यहां से अच्छी होने वाली हैं, ये ऐसा साफ साफ नजर आता है। और ये किसी की सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, ये बुक्स में नजर आता है। यहां पर जो स्ट्रेंथ है यहां पर बैलेंस शीट की, वो साफ साफ स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आती है। हम यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से ये लोन को कम करते गए, यानी कि जो डेट इक्विटी रेशियो यहां पर 14 करोड़ के कंपैरिजन में 1,11,000 करोड़ रुपीस का यहां पर बोरोइंग था, यानी कि 7 टाइम्स यहां पर बोरोइंग था, वो अभी बोरोइंग सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम्स रह गया है। जब वापस से 7 टाइम्स यहां पर ये लेकर जाएंगे तो यहां पर जो फंड करने की यहां पर जो लैंडिंग इनकी कैपेसिटी होगी वो वापस से ग्रोथ ट्रैक पर आएगी और लगातार यहां पर ग्रो करते जाएंगे। सेम चीज को इनका कहना है कि 20% से यहां पर ये अपने बिजनेस को ग्रो भी करेंगे। आप इस आर्टिकल को अगर पूरा पढ़ोगे तो वो 20% की बातें भी यहां पर आपको नजर आएंगी। और यहाँ पर सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, बहुत सारे आर्टिकल हैं जिसको डिटेल में पढ़ा है। और आप भी अगर एक बार पूरा इसको गो थ्रू करोगे तो आपको भी चीजें और अच्छे से नजर आएंगी, क्योंकि जितना डिटेल में आप पढ़ोगे ना उतना अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वी आर बैक टू ग्रोथ, सो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टूड फॉर स्टेडी ग्रोथ एट अबाउट गिव और टेक 20% वुड ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट डेकेड। अब नेक्स्ट डेकेड तक 20% से बिजनेस को ग्रो करना, और अभी बुक वैल्यू का 0.46% पर ट्रेड करना,
और अगर थोड़ा सा भी यहाँ से पी रेशियो ठीक हो जाए तो 2 के पी रेशियो पर ठीक मीन्स ट्रेड करना, मैक्सिमम 3 के पी पर ट्रेड करना, तो ये मल्टी बैगर की ही सिचुएशन होती है। अब पॉइंट ये आता है कि कहां तक जा सकता है। देखो, कहां तक जाने के लिए सबसे पहला तो मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि अगर कंपनी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं तो बुक वैल्यू तक भाग कर जाता है। तो बुक वैल्यू तक मेरे हिसाब से जाना चाहिए। बुक वैल्यू तक अगर ये जाता है तो 368 डिवाइडेड बाय 168, तो 368 डिवाइडेड बाय 168 ये हमारा 119% का गेन आता है परसेंटेज वाइज की अगर हम बात करें तो 119% का गेन है। 2.19 में से 1 हटा देंगे जो हमारी कैपिटल है, जो बचा वो 1.19 बचा जो गेन है, यानी कि 119% का गेन आता है। और लेकिन इस सिचुएशन में जब ये सारी ही प्रॉब्लम खत्म हो गई, ये पूरी की पूरी गिरावट रही और इस गिरावट के बाद यहां पर पूरा एक्यूमुलेशन रहा विद वेरी ह्यूज वॉल्यूम कंसिस्टेंटली, और जितनी प्रॉब्लम्स थी कंपनी की सारी खत्म होती गई। मेरे हिसाब से ये स्टॉक वापस से टॉप पर ही जाएगा और जाना बनता भी है। कितना टाइम लगेगा कहना मुश्किल है, लेकिन उस बात को समझने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि ये गेन कितना है अगर ये वहां तक जाता है। सो गेन इज 766%, 766%, यानी कि 7.6 टाइम्स गेन, यानी कि अपना पैसा 8.6 टाइम्स हो जाना, यानी कि अगर 1 लाख लगा तो 8.6 लाख रुपीस का हो जाना, और 1 करोड़ लगा तो ऑलमोस्ट 8.5 करोड़ रुपीस हो जाना। लेकिन अब ये फिगर्स जो हैं ये सही तो नजर आती हैं, लेकिन इसके बीच में यहाँ पर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि एक तो ये स्टॉक मार्केट है, और स्टॉक मार्केट की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी भी कंट्री के साथ वॉर हो सकती है, और यहाँ पर सप्लाई चेन भी यहाँ पर इंटरप्ट हो सकती है, प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई जा सकते हैं, आरबीआई के इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, इन्फ्लेशन के चलते कम हो सकते हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो जो टाइम पीरियड है होल्डिंग का वो यहाँ पर 3 इयर्स भी हो सकता है, 4 इयर्स भी हो सकता है, 5 इयर्स भी हो सकता है, 6 इयर्स भी हो सकता है। लेकिन 6 इयर्स से ज्यादा होगा क्या? बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता कि 6 इयर्स से ज्यादा होगा। वैसे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से विद इन 5 इयर्स ये टारगेट अचीव होना चाहिए, बाकी मार्केट बताएगी। लेकिन अगर 5 इयर्स में ये टारगेट अचीव होता है और अपना पैसा 8.5 टाइम्स होता है, देन दिस इज नॉट अ बैड डील। तो ये एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म स्टॉक है। शॉर्ट टर्म की भी अगर बात करें तो जिस तरह से नाम चेंज होने वाला है इसका और वापस से ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में ये स्टॉक आने वाला है, तो डबल होता हुआ तो मुझे नजर आता है 1 ईयर में, क्योंकि बुक वैल्यू तक अगर पहुंचा तो डबल से ज्यादा बैठता है, और बुक वैल्यू तक मुझे स्टॉक नजर आता है यहां से। क्योंकि जो रैली है वो रैली अब यहां से स्टार्ट हो चुकी है। वो रैली किस तरह से स्टार्ट हो चुकी है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक डाउ थियरी यहां पर अब बन चुकी है, और डाउ थियरी बनते हुए जो लो था यहां से ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन पुराने वाला जो लो था वो इसने ब्रेक नहीं किया, और उसके बाद में ये वाला हाई तोड़कर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर और ऊपर गया, और अभी जो ये नीचे आया इसने जो बीच में इंटरमीडिएट ये सपोर्ट बनाई उसको इसने ब्रेक नहीं की और वापस से ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो जो डाउ थियरी इसका डाउन साइड पर था वो अभी अप साइड पर नजर आता है, और जो इसके 2 रेसिस्टेंस हैं, वन रेसिस्टेंस इज दिस दैट इज 312, एंड सेकंड रेसिस्टेंस ये है यहां पर जो 360 है। जो 360 है ये एग्जैक्टली बुक वैल्यू के पास है, और इस हिसाब से ये बुक वैल्यू तक जाता हुआ मुझे शॉर्ट टर्म में नजर आता है। शॉर्ट टर्म इज नॉट 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज और 2 मंथ्स और 3 मंथ्स। शॉर्ट टर्म इज ऑलमोस्ट 1 ईयर, और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें 5 इयर्स के आसपास, तो ये लाइफ टाइम हाई पर वापस से पहुंचता हुआ नजर आता है। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस स्टडी पार्ट कंप्लीट करने के बाद में मेरा कहना है आप अपने हिसाब से इसको स्टडी करना, चीजों को समझना, और समझने के बाद में भगवान से प्रार्थना करके अगर इन्वेस्ट करना तब करना, और जिम्मेदारी अपनी लेना। स्टॉक मार्केट है, ना मैं भगवान हूं ना आप भगवान हैं, हम भगवान के अंश हैं। किसी में एनर्जी लेवल ज्यादा है, किसी में एनर्जी लेवल कम है। अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए उसी ईश्वर के जिसके हम अंश हैं उन्हीं की आराधना करो, चैंटिंग करो, ओम नमः शिवाय जपो, राधा कृष्ण जपो, या फिर श्री राम जपो, जो भी आपको जपना है वो जपो। महामृत्युंजय मंत्र जपोगे तो एनर्जी लेवल बहुत जल्दी से बढ़ेगा। करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि मन नहीं लगता। मन इसीलिए नहीं लगता क्योंकि हैबिट नहीं है। हैबिट धीरे धीरे डेवलप होती है, धीरे धीरे डेवलप करो। यहाँ पर जब हम ईश्वर की आराधना करके एनर्जी लेकर चलते हैं तो जो उथल पुथल है स्टॉक मार्केट की, इसको समझना और इसको एब्जॉर्ब करना और इसको गो थ्रू, इससे निकल कर चले जाना, ये थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि हमारी किस्मत में फिर पैसे लेके होते हैं।
ये पैसे लिखना बेसिकली चैंटिंग के थ्रू और आसान हो जाता है। अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ चैंटिंग करते जाएं और कर्म ना करें तो कोई हमारी थाली में आकर डाल जाएगा। वैसे ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा कहूंगा तो लगेगा कि विवेक भाई साइंस में बिलीव करना छोड़ दिया क्या, पाखंडी हो गए हो या फिर पुराने हिसाब किताब से चल रहे हो। तो मैं वो नहीं कहूंगा, लेकिन आप अपना कर्म करोगे, चैंटिंग साथ में करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। करके देखो, मैंने करके देखी है, चीजें आसान है, लाइफ आसान है, लाइफ अच्छी है। मैं इतना ही कहूंगा और वापस से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका परिवार खुशियों से भरा रहे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। आप सबके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे, आप हमेशा खुश रहें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दिवाली।